तो वेलकम अगेन। ये है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सीरीज का लेक्चर 2 और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिख देते हैं और उन क्वेश्चंस को करने का तुम लोग ट्राई करो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द सेट that contains atomic number of only transition elements ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब हमको ये पता करना है, नीचे हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें से ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा एटॉमिक नंबर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 37, 42, 50, 64। दूसरा ऑप्शन है 21, 25, 42, 72। थर्ड ऑप्शन है 9, 17, 34, 38। फोर्थ ऑप्शन है 21, 32, 53, 64। हमको ये बताना है इन चारों सीरीज में से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें खाली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम लोग को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी एटॉमिक नंबर मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो तुम लोग को याद होना चाहिए। ठीक ना, तो उसको चलो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले होता है 3D सीरीज। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 3D सीरीज। ठीक, 3D सीरीज में 3D सीरीज शुरू होता है स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक ना, अब स्कैंडियम से लेके जिंक तक हर बच्चे को याद रहता है कि इसका एटॉमिक नंबर होगा 21, इसका होगा 30। ठीक है, जिंक के बाद 6 ग्रुप्स और आते हैं। ठीक है ना, जिंक के बाद 6 ग्रुप्स और आते हैं, इसका मतलब 30 से 36 तक यहाँ पे इसके आगे 6 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्रिप्टॉन 36 होता है। उसके बाद इसके नीचे आता है ये ट्रियम। ठीक है ना, 36 के बाद मतलब ये ग्रुप 18 है। ग्रुप 18 के बाद यहाँ पे इसके इधर एस ब्लॉक होता है और पी ब्लॉक होता है। 2 एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, सॉरी एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है ना, 36 के बाद 2 एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, 37, 38। ठीक ना, तो ये एलिमेंट होगा ये टीम 39 से लेके जिंक तक। जिंक के नीचे क्या आएगा, कैडमियम। स्कैंडियम से लेके ये ट्रियम तक, जिंक से नीचे कैडमियम तक। ठीक है, ये ट्रियम 39 से लेके इसके बाद आएगा जर्कोनियम। जर्कोनियम से शुरू होके ये जिंक के नीचे कैडमियम पे ये खत्म होता है, मतलब 4D सीरीज ये कैडमियम पे खत्म होता है। ठीक है, और कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा 48। ये बस समझ में, इसका मतलब 21 से लेके 36 3D सीरीज, 21 से लेके 36 3D सीरीज, और 39 से लेके 48 ये 3D सीरीज हो गया और ये 4D सीरीज हो गया। ठीक है, अब 48 के बाद 6 एलिमेंट इधर होंगे। ठीक है, 54 तक यहाँ जाएगा, 54 के बाद 2 एलिमेंट उधर के, मतलब फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के। 54 के बाद 55, 56
56 के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 57। तुम लोग को पता है कि यहाँ पे लेंथनम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। आई बस समझ में क्या कर रहे हैं, इसको हम पीरियोडिक टेबल समझते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो हम कहिए स्कैंडियम होता है 21, देख रहे हो ना, स्कैंडियम 21, ठीक। और यहाँ पे जिंक 30। जिंक के बाद यहाँ पे 6 एलिमेंट और है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मतलब जिंक में जिंक 30 होता है तो 6 जोड़ देंगे तो 36 होगा, ठीक 36। उसके बाद जिंक के बाद यहाँ पे ये 37 और 38 दो एलिमेंट इधर पे, ग्रुप 1 का ये ग्रुप 2 का, दो एलिमेंट यहाँ पे। आई बात समझ में। तो 39 ये एटॉमिक नंबर 39 के बाद ये सीधा 48 कैडमियम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 एलिमेंट हो गए। तो एटॉमिक नंबर होगा 48, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ लैंथनम है 57, ठीक। 57 के बाद 10 एलिमेंट फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 57 के बाद ये 14 एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, मतलब 57 के बाद एलिमेंट्स जो हैं वो 58 से लेके 58 से लेके 71 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद 71 के बाद इसके बाद यहाँ पे 72 से रखा गया है, ठीक ना। 57 के बाद 72 73 74 75 76 ये जाएगा कहाँ तक, 80 तक, ठीक ना, यहाँ तक, ठीक है। 57 उसके बाद 72 72 से 80, ठीक। तो हो गया 5D सीरीज का एटॉमिक नंबर, ठीक ना। अब हमको इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। 3D होगा, 3D सीरीज के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होगा, फिर से लिख देते हैं 21 से लेके 30 तक, 39 से लेके 48 तक, और यहाँ पे 57 से लेके 80 तक, ठीक है। ये होगा स्कैंडियम और यहाँ पे होगा जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये ट्रिम और लैंथनम, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि कौन कौन सा इनमें से कौन सा इन एटॉमिक नंबर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। क्या 37 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 39 के इधर 38 और 37 वो चला जाएगा एस ब्लॉक में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या 72 आएगा? 52 के बाद यहाँ पे 71 और 72 होगा, ठीक है। 25 भी आएगा, 21 भी आएगा, 42 भी आएगा और 72 भी आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। 9 आ नहीं सकता, और इसमें कौन सा नहीं आ सकता, 53 नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि 52 से इधर यहाँ पे वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा 53 वाला, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तुम लोग खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंट इनमें से किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहला है मैग्नीज 3+, दूसरा है आयरन 2+, थर्ड है कॉपर 2+, फोर्थ है टाइटेनियम 4+, फिफ्थ है वेनेडियम 3+, सिक्स्थ है निकल 2+। अब ये क्वेश्चन तब सॉल्व हो पाएगा जब तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दोनों याद होंगे। मैग्नीज का जैसे एटॉमिक नंबर होता है 25, ये होगा मैग्नीज, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा आर्गन, ये बताए थे 4s2 3d5, 4s2 3d5, ठीक है। यहाँ पे अगर 3+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 3d4, ठीक है। अब ये डी ऑर्बिटल को अगर हम ऐसे शो करते हैं, ठीक, तो होगा 1 2 3 और 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो मैग्नीज 3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए,
4। ठीक, आयरन का सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। आयरन का ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 4s2 3d6। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालना है क्योंकि 2 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो आयरन 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 3d6। ठीक है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं? 4। ठीक ना, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आगे के तुम लोग को सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डी एंड ब्लॉक में भी काम आएगा और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी काम आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन penultimate cell of coinage metals। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ कि हमको ये बताना है कि कॉइनेज मेटल्स के पेनल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये कॉइनेज मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, कॉइनेज मेटल्स का मतलब हुआ कि ऐसे मेटल्स जिनसे हम कॉइन्स बना सकते हैं। ठीक है, पहले उन मेटल्स कॉइन बनाया जाता था, अच्छे से पता है कि हम कॉपर से बना सकते हैं और सिल्वर से बना सकते हैं, गोल्ड से बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड को ही कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि जिंक कैडमियम मरकरी Hg, जिंक कैडमियम मरकरी, इनको कहा जाता है वोलेटाइल मेटल्स। आई बात समझ में? इनको कॉइनेज मेटल कहा जाता है और इनको वोलेटाइल मेटल कहा जाता है। वोलेटाइल मेटल क्यों कहा जाता है, अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इनको वोलेटाइल मेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आसानी से वोलेटाइल हो जाते हैं। ठीक है, इनकी मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है और ये आसानी से वोलेटाइल हो जाएंगे। ठीक, हमको क्या करना है, कॉइनेज मेटल्स के पेनल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कॉइनेज मेटल पता चल गया। कॉइनेज मेटल के बाद हमको लिखना पड़ेगा कॉइनेज मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक जैसे हम कॉपर का कर लेते हैं, ये होता है 29। ठीक है ना, आर्गन 4s1 3d10 ये होता है। ठीक है, इसका पेनल्टीमेट सेल क्या होगा? पेनल्टीमेट सेल हम कल बताए थे कि वैलेंस सेल के बाद वाली सेल को ही पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। इसका मतलब ये अगर वैलेंस सेल है तो ये होगा 4s और ये क्या होगा, ये होगा 3s 3p और 3d। ठीक है ना, 3s 3p 3d, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पी में कितने होंगे 6 और एस में कितने होंगे 2। ध्यान रखना एस और पी पूरा भरा हुआ है, उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक ना, तो 6 to 8 + 10 कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक ना, तो इसका आंसर होगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ऑप्शन दिया था कि 2 8 18 32। ठीक है, तो ये 18 से ही होगा। आई समझ में? ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से कर लेना तुम लोग। अब आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक है, यहाँ से बोर्ड में सवाल आता है। ठीक, तो इसके बाद वाले टॉपिक्स थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहले वो डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, उसका न्यूक्लियस कितना पावरफुल है।
ठीक है, जैसे उसका स्ट्रक्चर होगा, जैसे उसकी बनावट होगी, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज उसी पे डिपेंड करती हैं। अगर हम सीधे सीधे कहें तो इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है उनका, अरेंजमेंट कैसा है इलेक्ट्रॉन्स का उसमें, ठीक है, कितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। दूसरा दूसरा इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। अब सब लोग को अच्छे से पता होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक ना, कह सकते हैं इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों मिला के किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस में, ठीक है। कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे प्रॉपर्टी जो होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे प्रोटॉन्स के बेसिस पे जो प्रॉपर्टी होगी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। अब इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ओवरव्यू दे रहे हैं हम कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, और हमारे पढ़ने का बेसिस क्या होना चाहिए, ठीक है, कि हमको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और कौन सा पार्ट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो रही हैं, ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सीखे हैं, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम लोग क्लास 11th में पढ़े होगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे प्रॉपर्टी क्या होगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी, दूसरा क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और थर्ड होगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी जो होंगी, ठीक, वो किस पे डिपेंड करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स पे, या फिर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक ना। प्रोटॉन्स पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी, बेसिक बेसिक हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना, क्लास 11th में भी पढ़े होगे तुम लोग इसके बारे में। दूसरा डेंसिटी एंड एटॉमिक वॉल्यूम, देखो ये आ जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसकी भी पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज तुम लोग सीख लेते हो तो ये दोनों एक्सप्लेन हो जाते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर ये आता है तुम लोग को तो ये तीनों प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है ना। इससे ऊपर इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये क्लास 11th का टॉपिक तुम लोग को आता है, तो एटॉमिक रेडियस एक्सप्लेन हो जाएगा, और डेंसिटी एंड एटॉमिक वॉल्यूम ये भी आसानी से तुम लोग सीख सकते हो, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, यहाँ से भर भर के सवाल आते हैं, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें या फिर हम लिखें कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। फिफ्थ हम पढ़ेंगे सबसे ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक ना, ये भी कह सकते हैं कि सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इसमें हमको देखना है कि मेटल अगर 2 प्लस से मेटल अगर 2 प्लस से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो उसका ट्रेंड क्या होगा, ठीक है। और मेटल अगर 3 प्लस से
2+ में जाता है तब उसका ट्रेंड क्या होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसका तुम लोग को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक, और अगर हम लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको मिटा देते हैं हम। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने के लिए, वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, कहाँ पे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, ठीक है। इसमें तुम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एसआरपी पढ़ने के लिए, माने कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने के लिए तुम लोग को ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए, इसको रिवाइज कर लेना, रिडक्शन पता होना चाहिए, इसको रिवाइज कर लेना, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी और डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक ना। और ऑक्सीडेशन के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तुम लोग को आना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट भी आना चाहिए तुम लोग को, और ये क्या होता है ये खास करके पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? ठीक है, इन टॉपिक्स के साथ साथ हम कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ेंगे जो कि डी एंड ब्लॉक चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। हम इन मेटल्स की, डी एंड ब्लॉक मेटल्स की मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, सवाल आता है यहाँ से, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसीज, ठीक है। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड, यहाँ से बोर्ड में बहुत सवाल आता है, ठीक है। इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। इंटरस्टिशियल, अगर हम सही लिख रहे हैं तो इंटरस्टिशियल एस रहेगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। अगला टॉपिक है एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आएगा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ठीक ना। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलॉय पे भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, एलॉय फॉर्मेशन पे, ठीक ना। इसके बाद एक और टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है खासकर बोर्ड के लिए, वो है इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट कंपाउंड में हम लोग को पढ़ना है खासकर केमनोफोर के बारे में, K2Cr2O7 के बारे में, और ऑक्सो एनायंस और कैटायंस के बारे में, ऑक्सो एनायंस एंड कैटायंस के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ये तीनों है, ठीक है। इसमें समझने वाली चीजें काफी ज्यादा हैं, आई बात समझ में? ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमको डी एंड ब्लॉक में कवर करना है, ठीक। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेटेलिक करेक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटेलिक करेक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक ना। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तुम लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके
अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, ठीक है। और इसे ध्यान से देखो पीरियोडिक टेबल में, ठीक, हम जैसे जैसे एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, बीच में क्या आ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। हम बता दें इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में लगातार चेंज आ रहा है। मतलब मेटल से हम मेटेलिक प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज में, मतलब इन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी लगातार घट रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद लगातार धीरे 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 घटना शुरू होती है, घटते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि ये सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू कर देते हैं और अपने ऊपर माइनस चार्ज लेके लेके आते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू कर देते हैं। तो सीधा सा मतलब है, पीरियोडिक टेबल देख के पता चल रहा है कि अगर हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज लगातार घटती जा रही है, ठीक ना। मेटेलिक प्रॉपर्टीज लगातार, तो सबसे पहला मेटेलिक प्रॉपर्टी लगातार घट रही है, डिक्रीज हो रही है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ एक चीज से, कि अगर हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, लेफ्ट राइट, इन इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी घट रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब? जब न्यूक्लियस का होल्ड इस वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। आई बात समझ में? न्यूक्लियस का होल्ड माने प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को उतना अच्छी तरीके से खींच नहीं रहा होगा, ठीक है। तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाएगा, तभी मेटेलिक कैरेक्टर उसका अच्छा होगा, ठीक है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो रहा है इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज पावरफुल हो रहा है, ठीक ना। तो कह सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक ना। मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले इनकी हम कंडक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये सारी टॉपिक्स पढ़ते टाइम तुम लोग को एक ही चीज, एक ही एलिमेंट ध्यान देना चाहिए, वो है आयरन, ठीक ना। क्योंकि आयरन हमारे रेगुलर डेली लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर वो याद रहेगा तो हमको सारी चीजें आसानी से याद रहेंगी, ठीक है। आयरन क्या होता है? आयरन वो बढ़िया थर्मल कंडक्टर होता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टर होता है तभी हम आयरन के बर्तन में खाना बना सकते हैं, आई बात समझ में? ठीक है। और आयरन अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होता है, मतलब इसमें करंट का फ्लो भी अच्छा होता है, ठीक है। अगर तुम लोग को भरोसा ना हो मेरी इस बात पे, ठीक, तो लोहा लेके जाना, ठीक है, और उसको सॉकेट में घुसा देना, ठीक। ऐसा तुम लोग को ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, ठीक है, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ठीक है। वो लोहा तुम लोग को धन्यवाद दे रहा होगा, ठीक है, थैंक यू बोल रहा होगा, आई बस समझ में? ठीक, ट्राई मत करना, ठीक है, नहीं तो पता चलेगी सर जी बोले थे, सर जी के ऊपर केस हो जाए। वही समझाए तो वही पढ़ाए थे, तुम लोग की अपनी भी तो थोड़ी बुद्धि है। खैर, बुद्धि की क्या ही बात करें, ठीक है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी याद रहेगा, ठीक है। अगर हम ये पूछें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी होती क्यों है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी किस वजह से होती है? उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन बेस पे जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है ना। करंट का फ्लो क्यों करेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तभी इनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है ना। और मेटल है, अगर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स तो चलेंगे उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं किससे? न्यूक्लियस से, ठीक ना। तो आयरन क्या करेगा? आयरन
कन्वर्ट होगा आयरन 2+ में या फिर आयरन 3+ में। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ठीक है, वो आयरन के लैटिस में ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है ना। आयरन का लैटिस क्या होता है अभी आगे समझाएंगे हम, ठीक ना। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इन्हीं की वजह से मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है या फिर कह सकते हैं थर्मल कंडक्टर होता है। आई बात समझ में, ठीक है। ये क्या होते हैं, अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को गर्म करें, ठीक है, इसको हीट अगर हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है तो ऐसे वाइब्रेट होना शुरू करते हैं, ठीक है, और वाइब्रेशन के थ्रू वो अपनी एनर्जी को अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से थर्मल अगर हम एक साइड लोहे का एक साइड किसी गर्म जगह पर रखे होते हैं तो लोहे का दूसरा साइड भी आसानी से गर्म हो जाता है, ठीक है ना। इसी कहा जाता है थर्मल कंडक्टर, ठीक ना। और ये जो प्रोसेस होती है कंडक्शन की, इसको क्या कहा जाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन, इसको कंडक्शन कहा जाता है। आई बात समझ में, ठीक ना, ध्यान रखना। ठीक, एक चीज और हम यहाँ पे बता देते हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन से अगर 2 इलेक्ट्रॉन अलग हुआ, ठीक, तो इसको कर्नल कहा जाता है, KERNEL, कर्नल, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ही है, ध्यान रखना। ठीक, ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है इसको कर्नल कहा जाता है और इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आई बात समझ में, ठीक। थर्मल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं इनकी मेलेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी क्या होती है, किसी भी मेटल को अगर हम पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब थिन शीट में कन्वर्ट करने को ही मेलेबिलिटी कहा जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो 10th में हम लोग ये अच्छे से पढ़े होंगे, मेलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। बट आज हम समझेंगे कि मेलेबिलिटी होती क्यों है, मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी होती क्या है और उसके अंदर ऐसा क्या स्ट्रक्चरल चेंज आता है कि वो जो मेटल है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये किसी मेटल का लैटिस है हमारे पास। लैटिस का मतलब हुआ, अगर तुम किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस रूम में ऊपर ये 4 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है, ये 4 कॉर्नर्स होंगे। रूम में ना देखो, इधर देखो, ऊपर ये 4 कॉर्नर्स होंगे और ये नीचे 4 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है। तो लैटिस का मतलब हुआ, अगर हम सिर्फ एक रूम की बात करें तो जैसे हम आयरन की लैटिस की बात करें, ऐसी लैटिस की, ठीक है ना। तो इन कॉर्नर्स पे कौन होगा, मान लो आयरन होगा, ठीक है। मान लो 2+ स्टेट में है, आयरन अपने 2+ स्टेट में है, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी के अंदर ऐसे घूमते रहेंगे, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, ठीक है। ठीक है, तो होगा क्या, अगर हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक, ऐसे सेम बॉक्स यहाँ पे होगा, तो मैं बगल वाला रूम, ठीक है, ऐसे सेम बॉक्स यहाँ पे होगा, इस तरीके से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। अगर इसे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये कर्नल जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, ठीक है ना। अपनी पोजीशन को चेंज करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। ये कर्नल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो कर्नल दिख रहा है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक ना। मतलब अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कर्नल्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, ध्यान रखना, कर्नल्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है। इसके ये वाला कर्नल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला कर्नल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन को चेंज करने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो इंटर कर्नल डिस्टेंस है, इंटर कर्नल डिस्टेंस है, इंटर कर्नल डिस्टेंस ये चेंज नहीं होती है, डू नॉट चेंज। आई बात समझ में, इंटर कर्नल डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। ये अगर ये कर्नल इस कर्नल से अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये बहुत बड़ी वैल्यू बता रहे हैं हम, वो बहुत छोटी वैल्यू होती है, पिकोमीटर में होती है या फिर नैनोमीटर में हो सकती है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर ये कर्नल उठ के यहाँ पे आया तो इसके बीच की डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। आई बात समझ में, इसका मतलब हुआ कि अगर हम मेटल को
ईंट के थिन शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका इंटर कर्नल डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। दूसरा उनका लैटिस स्ट्रक्चर भी नहीं चेंज होता है। लैटिस स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ठीक है, तब भी ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तब भी ये बॉक्स ऐसे ऐसे के ऐसे ही रहेगा ना। ठीक है, इसका मतलब इस बॉक्स में एटम्स जहाँ पे थे वहीं पे हैं। ठीक है, अगर एटम्स जहाँ पे थे वहीं पे हैं तो उनके लैटिस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इस वजह से मेटल्स जो होते हैं मेलेबल होते हैं, क्योंकि उनके कर्नल एक दूसरे से शिफ्ट होते रहे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होता रहता है। आई बात समझ में? ठीक है, अगर हम डक्टिलिटी को एक्सप्लेन करें, डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी का मतलब हुआ कि हम किसी भी मेटल को खींच के एक लंबा सा तार बना सकते हैं, ठीक ना, डक्टिलिटी। ठीक है, खींच के हम लंबा सा तार बना सकते हैं। आई बात समझ में? अगर हम लंबा सा तार बना सकते हैं इसका मतलब हुआ, ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, मतलब जो कर्नल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, बट इंटरकर्नल डिस्टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक, अगर इंटरकर्नल डिस्टेंस नहीं चेंज होगा तो उनके लेटेस्ट स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? सेम कंसेप्ट से हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अगला टॉपिक है थर्ड, मिडल्स में होता है मेटालिक लस्टर। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोहा क्या होता है? चमकता है। ठीक है, अगर तुम लोग के दिमाग में लोहे की इमेज काली काली बन रही है तो वो जंग लगा लोहा है, ठीक ना। लोहा सिल्वरी कलर का होता है। ठीक, अगर हम नया नया दुकान से कुछ खरीद के लेके आए, मतलब लोहा खरीद के लेके आए, तो उसका कलर सिल्वर कलर का होगा, ठीक ना। एक बार समझ में? इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें, मेटेरियल्स की अपनी चमक होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है उसमें लाइट एमिट होती है, ठीक ना। अगला टॉपिक है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर हो चुका, हमको पढ़ना है लैटिस स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा ध्यान से देखना तुम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सवाल, छोटा सा एक सवाल पूछा गया है, ठीक, लैटिस स्ट्रक्चर से। लैटिस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए हम, ठीक, कि किसी भी मेटल के लैटिस में जो एटम्स होते हैं उनकी पोजीशन हमेशा फिक्स होती है। किसी भी मेटल के लैटिस में, स्ट्रक्चर में जो एटम्स होते हैं उनकी पोजीशन हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। अगर पोजीशन उनकी फिक्स रहेगी, ठीक, तो वो एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में एक दूसरे से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है, एकदम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है उनका। आई बात समझ में? ठीक है, देख रहे हो ना तुम लोग, मेटल भी अगर रहते हैं तो अपनी जगह साफ करके रहते हैं और एक परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट में रहते हैं, ठीक है। शर्म आ रही है थोड़ी? कोई बात नहीं। तो लेटेस्ट स्ट्रक्चर अगर हम एक्सप्लेन करें तो जो जिस कमरे में तुम लोग बैठे हो, ठीक है, उसके अगर हम कॉर्नर्स को हम देखें, ठीक है, अगर हम आयरन का लेटेस्ट लेते हैं, ठीक, तो हर कॉर्नर पे अगर हम ऐसे एग्जांपल लें आयरन का, तो हर कॉर्नर पे एक आयरन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, हर कॉर्नर पे एक आयरन प्रेजेंट होगा, ठीक। और ऐसा हो सकता है कि इस क्यूब के सेंटर पे भी एक आयरन हो, ठीक ना, क्यूब के सेंटर पे भी, मतलब जिस कमरे में तुम लोग हो, ठीक, उसके हर कॉर्नर पे आयरन हो, ठीक है, और उस रूम के सेंटर पे एकदम मिड सेंटर में हवा में एक आयरन का आयरन का एटम रखा हो, ठीक है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं बीसीसी अरेंजमेंट, मोटा मोटा बीसीसी अरेंजमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। बीसीसी मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। ये टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, ठीक है, जो जेईई मेंस के सिलेबस से कट गया है, ठीक है। ऐसा एक स्ट्रक्चर और होता है
FCC, ठीक है, इसको कहता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब हुआ कि जिस कमरे में तुम लोग बैठे हो, अगर हम उसको स्क्वायर शेप में इमेजिन करें, ठीक है, तो उसके हर कॉर्नर पे, ऊपर के 4 कॉर्नर पे, नीचे के 4 कॉर्नर पे 4 मेटल के एटम्स रखे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो बीसीसी और एफसीसी में डिफरेंस क्या होगा? बीसीसी में क्या होता है, मेटल रूम के एकदम सेंटर पे होगा, हवा में, ठीक है, रूम के सेंटर पे। ठीक, एफसीसी में क्या होता है कि अ, एक एक्स्ट्रा जो मेटल होगा, मतलब एक और जो मेटल होगा, वो किसी भी दीवार के, किसी भी वॉल के एकदम सेंटर पे होगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो एक मेटल यहाँ पे रखा होगा, ठीक है, एक मेटल यहाँ पे रखा होगा आइटम, एक मेटल का आइटम यहाँ पे होगा, और एक मेटल का आइटम यहाँ पे होगा, और एक पीछे वाली दीवार पे होगा, और एक आगे वाली दीवार पे होगा। ठीक है, इसको एफसीसी अरेंजमेंट कहा जाता है। इसको हम बहुत डिटेल में सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है। ये बात समझ में? ठीक है, बीसीसी हो गया, एफसीसी हो गया, ठीक है। एक और अरेंजमेंट होता है एचसीपी, ठीक है, इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और एक अरेंजमेंट होता है सीसीपी, मतलब होता है इसका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये सब अलग अलग टाइप की पैकिंग है। पैकिंग का मतलब होता है कि किसी कमरे में या फिर किसी क्यूब में मेटल्स की पोजीशन क्या है, ठीक है, कौन सी जगह पे मेटल्स रखे हुए हैं। इतनी बात समझ में आई ना? ठीक है, अब इसको हमको डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर अगर हम इसको अप्लाई करें, ठीक है, बाकी डी ब्लॉक के ज्यादातर मेटल्स का जो लेटिस टाइप होता है वो बीसीसी होता है। आई बात समझ में? ज्यादातर मेटल्स का लेटिस टाइप बीसीसी होता है। इसमें खाली 4 एलिमेंट्स हम लोग को याद रखने हैं, ठीक है, जो कि हैं जिंक, कैडमियम, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, इसके साथ साथ एक मैग्नीज याद रखना, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? Mn, Zn, Cd और Hg, ठीक ना, Mn, Zn, Cd और Hg, क्योंकि ये सेम टाइप से दिख रहा है तो Mn, Zn को एक साथ रख देते हैं, ठीक ना। ये बात ध्यान रखना कि इनका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनका जो लैटिस टाइप होता है वो कोई फिक्स लैटिस टाइप नहीं होता है, ठीक है, इनका लैटिस टाइप फिक्स नहीं होता है। इसका रीजन में पूछने लगा मेरे से, ठीक है। ये वोलेटाइल मेटल होते हैं। ये मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। इनका मेटेलिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना स्ट्रांग होना चाहिए था, जितना बाकी मेटल्स का होता है। अगर मेटेलिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, तो एक मेटल एटम और दूसरे मेटल के एटम उतना अच्छे तरीके से अरेंज नहीं होंगे, ठीक है। अगर उतना अच्छे तरीके से अरेंज नहीं होंगे तो इनका लैटिस टाइप बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक ना। आई बस में ऐसे तुम लोग इसको याद रख सकते हो, Mn, Zn, Hg और Cd, ठीक है। तो ये हो गई मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ये हो गई मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ठीक ना। अभी तक हम एक्सप्लेन कर रहे थे सबसे पहला मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हम लोग क्या पढ़े? थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी और मेटेलिक लेक्चर और लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक ना। लैटिस स्ट्रक्चर में वो याद रखना, जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज, ठीक है। दूसरा हमको पढ़ना है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक ना। मेटेलिक बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक ना। मेटल और मेटल के बीच की बॉन्ड मेटेलिक बॉन्डिंग हुआ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से मेटल में मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी है, कौन से मेटल में मेटेलिक बॉन्डिंग खराब है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे,
ठीक है। तो इस पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी मेटल में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये पहला मेटल है, ये मेटल किसी दूसरे मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड होने की कोशिश करेगा। ये इस मेटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पेयर होने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर पेयर होने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जिसको हम मेटलिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। कह सकते हो जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग में होता है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, मतलब शेयर होता है, बॉन्ड की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। सेम यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पेयर होगा, ठीक है। अब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बढ़िया मेटलिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। बेसिक सी बात है, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मेटलिक बॉन्डिंग और उतना बढ़िया मेटल। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन से मेटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन से मेटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमको मेटलिक बॉन्डिंग पता चल जाएगी। तो ये तो आसान बात है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना तुम लोग के लिए, ठीक। तुम लोग तो उसमें बहुत तेज हो, ठीक है। चलो देखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है। ये सारे मेटल्स हो गए। इनका एटॉमिक नंबर होता है 21, 22, 23, 24, 25। हमको 3D सीरीज की ही बात करनी है, ध्यान रखना। 26, 27, 28, 29, 30, 29, 30, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1, मतलब यहाँ पे d1 होगा, ठीक। अगर ये 4s2 3d1 होगा, 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s1 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10, 4s1 3d10 और यहाँ पे 4s2 3d10, इसको भी लिख ही देते हैं 4s2 3d10। आई बात समझ में। इसका मतलब इसमें d1 कंफिगरेशन होगा, इसमें d2, d3, d5, d5, d6, d7, d8, d10 और ये d10, ये बस समझ में। तो अगर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें दो होंगे, एक होंगे, इसमें दो होंगे, इसमें तीन होंगे, इसमें ध्यान रखना 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 5 d ऑर्बिटल में और एक s ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल वाला भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और यहाँ पे कितने होंगे 5। उसके बाद यहाँ पे कितने होंगे, फिर से 4, 3, 2 और यहाँ पे एक, s ऑर्बिटल वाला अनपेयर्ड होगा और यहाँ पे 0, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक आने में मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी, उसके बाद लगातार मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, ठीक है ना, दिख रहा है साफ साफ, ठीक। तो सबसे अच्छा मेटेलिक बॉन्ड किस में होगा, क्रोमियम में, ठीक है। उसके बाद सबसे अच्छा मेटेलिक बॉन्ड किस में होगा, मैग्नीज में, नहीं होता है मैग्नीज में मेटेलिक बॉन्ड अच्छा, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये हम एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें मेटेलिक बॉन्ड अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। बट ये बात ध्यान रखना, क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्रोमियम की मेटेलिक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होती है। इतनी बात समझ में आई। मैग्नीज की उतनी अच्छी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इसका कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, बट अगर तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। बहुत सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है, ठीक।
ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है और कहीं नहीं है, ठीक है ना। जो भी एक्सप्लेन हो, जहाँ पे भी बुक्स में एक्सप्लेन किया जाता है, इसी से एक्सप्लेन किया जाता है। D5 जो होता है वो हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। ये मत समझना हमको पता नहीं है, हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से शेयर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करने जाएगा तो इसका हाफ फील्ड स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हाफ फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, हाफ फील्ड स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये उतना स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। इसका हाफ फील्ड अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैग्नीज वैसे चाहता नहीं है कि इसका हाफ फील्ड अनस्टेबल हो, ठीक है। इस वजह से मैग्नीज मेटलिक बॉन्डिंग उतना अच्छे नहीं शो करता है जितना कि क्रोमियम। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग का ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो अगर हम इधर लिख देते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, और इधर लिख देते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे क्रोमियम क्रोमियम के बाद ऐसे डिक्रीज करता, बट ये ऐसा ना हो कि ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये बस में ये किसके लिए होगा, ये होगा 3D सीरीज के लिए, ठीक है। 4D सीरीज में भी सेम ही काम होता है, ऐसे होता है। 5D सीरीज में ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है ना। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है, आगे समझ में, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ी देर में और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम, यहाँ पे होगा मैग्नीज, ठीक। क्रोमियम के नीचे यहाँ पे क्या आता है, मॉलिब्डेनम, यहाँ पे होगा टेक्नीशियम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, टंगस्टन, दिख रहा है ना, टंगस्टन टॉप पे आ रहा है, ठीक है। टंगस्टन में मेटालिक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। क्रोमियम के नीचे पाया जाता है 5D सीरीज में। इसी वजह से टंगस्टन का इस्तेमाल एज ए फिलामेंट होता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं फिलामेंट के तरीके से, ठीक ना। अब यहीं से एक चीज और एक्सप्लेन होती है, फिलामेंट, ठीक है। अगर हम टंगस्टन का इस्तेमाल फिलामेंट के तरीके से करते हैं, ठीक, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है, ठीक ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, क्यों, क्योंकि इसमें मेटलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा होती है मेटलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर हम इसका फिलामेंट के तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो आसानी से गलेगा नहीं, ठीक है। कितना भी हाई टेम्परेचर, कितना भी मतलब 4000 4500 के आसपास मेल्टिंग पॉइंट अगर होगा, मतलब टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 4000 से 4500 के आसपास होता है, ठीक, वो आसानी से मेल्ट नहीं होता है, ठीक ना। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि उसमें मेटलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। और मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्यों अच्छी होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, आई बात समझ में, ठीक है। यहीं से मेल्टिंग पॉइंट भी तुम लोग का एक्सप्लेन होता है कि कि कौन से मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा होगा, जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। उन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेल्टिंग पॉइंट कैसे एक्सप्लेन होगा, ठीक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा, आई बात समझ में, ठीक है। अब इसमें फिर से वही मैग्नीज एक्सेप्शन होगा, ठीक है, ठीक। मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट उतना अच्छा नहीं होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना बाकी सारे मेटल्स का होता है। सेम वही रीजन, क्यों, क्योंकि उसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड क्या होता है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। इतनी बात समझ में आई ना, ठीक है। जो इसके पहले जो हम ग्राफ बनाए थे मेटेलिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, वो सेम ग्राफ हम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। हम ग्राफ का एक्चुअल पिक्चर यहाँ कहीं कोने में लगा देंगे, तुम लोग देख लेना, बट यहाँ पे हम ऐसे रफ आइडिया दे देते हैं तुम लोग को। ये ऐसे होगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये होगा 3D सीरीज, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक, रफ आइडिया है ये, इस तरीके से,
ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा टाइटेनियम, यहाँ पे होगा वेनेडियम, टॉप पे होगा क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, और यहाँ पे निकल, ठीक है। उसके बाद कॉपर, जिंक, ऐसे नीचे आते चले जाएंगे, कॉपर और जिंक, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, मोलिब्डेनम, ठीक, और यहाँ पे टंगस्टन, यहाँ पे होगा टेक्नीशियम, ठीक है ना, और यहाँ पे होगा रूथेनियम, रूथेनियम के बाद यहाँ पे रोडियम, रोडियम के बाद ऐसे नीचे होते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एनोमलस बिहेवियर है, अभी उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, यहाँ पे हम जब लगाएंगे तुम लोग देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, ठीक है। ये रफ आइडिया है, ठीक। हाफनियम और टेंटलम, आई बात समझ में। तुम लोग को ये याद रखना है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, और थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल बिहेवियर मैग्नीज और टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन नहीं, टेक्नीशियम का, ठीक। ये हो गई बेसिक बेसिक हम बात की कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एनोमलस बिहेवियर कैसा होता है। मैग्नीज का एनोमलस बिहेवियर होता है, ठीक, और जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। चलो हम ग्रुप में अलग से बात कर लेते हैं, अक्रॉस द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें, ठीक है, टॉप टू बॉटम का मतलब हुआ कि ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक ऐसे हम नीचे की तरफ आते जाते हैं, तब मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। एक चीज तुम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये लेफ्ट से राइट आने पे भी इंक्रीज ही करता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम आने पे भी इंक्रीज ही करता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम आने पे भी इंक्रीज ही करेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक ना। इसका मतलब हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है, आगे काम आएगी। स्क्रीनशॉट तो ऐसे लेते रहना तुम लोग, ठीक है। मतलब इसका हुआ कि 3D सीरीज और 4D सीरीज, 5D सीरीज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, उसके बाद 4D का होता है, उसके बाद 3D का होता है, ये बात समझ में। ये जनरल ट्रेंड है, ठीक है, टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम ज़्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट का एनोमलस बिहेवियर, एक्सेप्शनल बिहेवियर, एक्सेप्शनल बिहेवियर, ठीक है। एक्सेप्शनल बिहेवियर 3D का कम होता है, 4D का, उसके बाद 5D का, ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव कह सकते हैं इसको, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेल्टिंग पॉइंट का एनोमलस बिहेवियर क्या होगा, सबसे पहला अगर हम बात करें कि क्रोमियम और मैग्नीज और जिंक में, ठीक है, तो क्रोमियम का ज़्यादा होता है मैग्नीज से, और जिंक का कम होता है, ये ऑर्डर होगा, आई बस में ना। क्रोमियम का ज़्यादा होगा मैग्नीज से, मैग्नीज का ज़्यादा होगा जिंक से, ठीक है, आई बस में। दूसरा, अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ध्यान रखना, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसके बाद कैडमियम का होता है, उसके बाद मरकरी का होता है, ठीक है। ठीक, कैसे याद रहेगा ये लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है,
ठीक है। अगर लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होगा, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होगा। है बस समझ में। थर्ड, अगर हम एक्सेप्शनल बिहेवियर की बात करें तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसके बाद आता है गोल्ड और लास्ट में आता है सिल्वर। ये बात समझ में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए तुम लोग को। ध्यान रखना, गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है इससे, सिल्वर से। ठीक है, गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मतलब ये अच्छा मेटल होता है मेटलिक बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में सिल्वर से। इतनी बात समझ में आई ना। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे एक्सपेंड होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या पढ़े, मेटालिक करेक्टर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेटालिक बॉन्डिंग। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ाए हम मेल्टिंग पॉइंट, और चौथा पढ़ाने जा रहे हैं जो कि है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाम बताने से पहले हमको प्रॉपर्टी पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जब तुम लोग जान जाते हो, अगर हम इसका नाम बता देते हैं तो तुम लोग इसको जज करने लगते हो कि बहुत टफ होगा, बहुत इजी होगा, फिर बहुत टफ होगा। ठीक है, तो हम बिना नाम बताए अगर पढ़ाएं तो तुम लोग को लगेगा अरे ये क्या ही था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम लोग को। एटमाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटम, ये फिर कह दें कि फ्री एटम। ठीक है, और एटम कब फ्री होगा, जब वो गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, एटम कब फ्री होगा, जब वो गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब हुआ कि सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज करने में, सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज करने में किसी भी मेटल को कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये बात समझ में, किसी भी मेटल को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए हम उस मेटल को कितनी एनर्जी दे रहे हैं, कितना हीट कर रहे हैं, कितना एंथैल्पी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक ना। जैसे मान लो ये कोई मेटल है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना तुम लोग। अगर हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो किस में चेंज होगा, ये सबसे पहले लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद इसको और हीट देंगे तो किस में चेंज होगा, गैसियस स्टेट में चेंज होगा। इसको अगर हम और हीट देंगे, ध्यान रखना, तो उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा तो इसको कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसकी हम बात बाद में करेंगे, अभी इसलिए हम इसको गैस तक पहुंचाते हैं। अगर हम मेल्टिंग मतलब मेटल को सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो जो हीट दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। क्या कहते हैं इसको, मेल्टिंग। आई बात समझ में। ठीक है, और मेटल को सॉलिड से सीधा गैस में चेंज करने को हम कहते हैं एटमाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एटमाइजेशन। आई बात समझ में। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, इसमें दो फैक्टर्स होंगे। ठीक है, पहला तो होगा इसमें मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए हमको हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, लिक्विड से गैस में चेंज करने को वेपराइजेशन कह सकते हैं। वेपर तो वाटर का बनता है, इसको हम कह सकते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में मेल्ट करने में जितना एनर्जी लग रही है और बॉईल करने में जितना एनर्जी लग रही है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, वो होगा एंथैल्पी ऑफ, डेल्टा ए एच लिखा है। ठीक है, डेल्टा माने हीट, ए फॉर एटमाइजेशन, एच फॉर एंथैल्पी, डेल्टा ए एच। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आई ना। अब तुम लोग को ये पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है,
जितना ज़्यादा हीट लगेगा मेल्ट करने में उतना ही क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मेल्ट करने में जितना ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, उतना ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। इतनी बात समझ में आई ना। अब तुम लोग को पता है कि कौन से मेटल को मेल्ट करने में हमको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, ठीक है। कौन से मेटल को मेल्ट करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, वो है जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगा जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ये बात समझ में ना, ठीक है, ज़्यादा होंगे, ठीक। ये बात ध्यान रखना। बट एक बात ये ध्यान रखना कि खाली मेल्टिंग पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड नहीं कर रहा है, बॉइलिंग पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एनोमलियस बिहेवियर तो होगा ही, ठीक। क्या पता किसी का बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो, मेल्टिंग टेम्परेचर हाई हो, ठीक है, उस हिसाब से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। अगर हम इन सब मेटल्स में बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे 1 2 3 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, 6 5, यहाँ पे होगा 4 3 2 1 और ये 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। बट इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होता है, समझ में। इस सीरीज में सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वेनेडियम का, ठीक है, वेरी हाई डेल्टा ए एच होता है, ठीक है। ये नोट करके रख लेना तुम लोग कि वेनेडियम का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। क्रोमियम का कम होगा, ठीक। बाकी सारा जो ट्रेंड है वो सेम सेम है, ठीक है। मैग्नीज का क्या होगा, लो होगा, क्यों, क्योंकि इसमें मेटलिक बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, बट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इस वजह से इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, आई बात समझ में, ठीक है। इधर से इधर आने पे डेल्टा ए एच डिक्रीज करता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज करता है, आई बात समझ में। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है ना, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखना कि 3D सीरीज में हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वेनेडियम का और लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है मैग्नीज का, ठीक है। तो इस क्लास को अब यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे उन प्रॉपर्टीज के बारे में जो डिपेंड करती हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे, ठीक है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस और बाकी सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इसको रिवाइज कर लेना जरूर तुम लोग, ठीक है। अभी उतना बहुत तो डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, कुछ चीज़ें याद रखनी है, 2-3 चीज़ें याद रखनी है, बाकी एकदम डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आगे आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, असल में जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाएंगे, ऑक्सो एनायंस पढ़ाएंगे, ऑक्सो कैटायंस पढ़ाएंगे, ठीक है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट है और सबसे डिफिकल्ट पार्ट है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। थैंक यू।